हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 15 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जितने भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करके देखिएगा तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। इस पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए चलते हैं हम पहली न्यूज की तरफ। नीट यूजी रो, आप सभी को पता है कई दिन से ये न्यूज चल रही है नीट एग्जाम को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है एनटीए को। सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेंटर ऑन प्ले सीकिंग प्रोब इनटू नीट 2024। नीट 2024 की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और साथ में केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। द एनटीए meanwhile said it wanted to withdraw 3 other petitions which were seeking transfer of cases from high court to टॉप कोर्ट। इसी बीच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि वो 3 अन्य याचिकाओं को वापस लेना चाहता है जिनमें उसने उच्च न्यायालयों से मामलों को शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने की बात कही थी। ठीक है, अभी ये जो पेपर लीक का मामला आप सभी को सामने आया, देखा भी आपने, सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा हुई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फुल बटे फुल मार्क्स आए हैं। तो इसमें जो पेपर हुआ है कौन सा है, नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। तो इसी पेपर के क्वेश्चन लीक के माध्यम से और जिसमें भी विसंगतियां हैं, जो भी आरोपित होंगे इसमें, उसकी जांच को ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग बुलाई गई, एक अध्यक्षता वाली समिति। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस पे आप जवाब दीजिए। पेटिशंस अपीयरिंग बिफोर ए वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस मेहता। तो ये जो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ के समकक्ष उपस्थित याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच के तत्काल आवश्यकता का भी अनुग्रह किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि इसमें जो मामला है वो जल्दी से सामने आए। अब यहां पर देखो, भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा ये नीट यूजी 2024 को लेकर यहां पर प्रदर्शन चल रहा है नई दिल्ली में। नीट 2024 स्कैम, परिणाम बंद करो, है ना। तो इस तरीके से अभी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बातें की है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनएगुरेटेड इन इंडिया, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन जब हम उद्घाटन की बात कर रहे होते हैं तो फिर कब आएगा, 28 जनवरी 1950। इस प्रकार का एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यदि आपसे यह पूछा जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी हो तो इसकी शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है ना? न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी हो तो यह शक्ति संसद के पास है। और आपसे सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए पूछा जा सकता है कि देश की सबसे उच्चतम अदालत कौन सी है? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं। इसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करना चाहता है तो वो पत्र किसको लिखेगा? तो भी राष्ट्रपति को ही लिखेगा। ठीक है? पत्र, पद त्याग के लिए पत्र अगर लिखना हो न्यायाधीश को तो राष्ट्रपति को लिखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है? इसके लिए जरूरी है कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन को लेकर। जब हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, यहां पे लिखा हुआ है 24 जनवरी 1950। तो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो आप सभी को पता होना चाहिए 24 जनवरी 1950। और जैसे कि इस दिन सभी लोग इकट्ठे हुए थे, संविधान सभा के लोग, उन्होंने हस्ताक्षर किए। और इस दिन जब ये इकट्ठे हुए तो फिर इनके संविधान सभा के टोटल कितने अधिवेशन हो गए, इसको, इस दिन को इंक्लूड करते हुए तो 12 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। इस बैठक को इंक्लूड करते हुए 24 जनवरी 1950 को जब वो हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा में मतलब शामिल हुए। और संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और संविधान लागू कब किया गया? तो संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हालांकि तैयार तो कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही आत्मार्पित कर लिया गया था संविधान, लेकिन लागू नहीं किया। लागू करने के लिए 26 जनवरी ही दिन चुना, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया था, है ना? तो इसी वजह से इस 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया। और जब 26 जनवरी आई तो 1950 आ चुका था। तो इस प्रकार आपको ये कुछ बातें जो हैं ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अरेस्ट वारंट इश्यूड अगेंस्ट येदियुरप्पा इन पोक्सो केस। येदियुरप्पा जो हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक। तो येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। The octogeneration is occupied of sexually assaulting a 17 years old girl who had come to him along with her mother seeking his help on February 2। 80 वर्षीय बुजुर्ग पर ये
आरोप है कि इन्होंने 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया है और उस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वो इनसे मदद मांगने आई थी अपनी मां के साथ। ठीक है, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और जो ये येदियुरप्पा हैं ये किस पार्टी के हैं? तो ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वहां पर मुख्यमंत्री रहे थे। अभी इन पर ये पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे हम बात करते हैं सीआईडी के बारे में, सीआईडी पुलिस का ये आपराधिक जांच विभाग है। इसने नोटिस जारी किया कि इन्होंने येदियुरप्पा को बुलाया था 12 जून को पूछताछ करने के लिए, लेकिन येदियुरप्पा ने मना कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसी वजह से वो 17 जून को पेश हो सकते हैं। ये सीआईडी की तरफ से रिपोर्ट है और उन पर यह आरोप लगाया गया। अगर ये वाकई में सही साबित होता है तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, चाहे बेशक ये कितने ही बड़े पद पर हों, लेकिन कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर ये इसमें संलिप्त नहीं पाए जाते हैं तो ये तैयार है लड़ने के लिए। ठीक है ना। हालांकि जब हम बात करते हैं इस लड़की की, जो 17 वर्ष की लड़की है, ये अपनी मां के साथ वहां पर मदद मांगने गई थी, क्योंकि इनके जो पिता हैं उनकी फेफड़े के कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। इसी वजह से थोड़ा सा इसमें ये यहां पर देखने को मिला है। अब हम देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन के बारे में ये देख सकते हैं आप येदियुरप्पा के बारे में। येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जब आपसे ये पूछा जाए कि ये पोक्सो अधिनियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, ये कब लागू किया गया था, तो आपको बताना है ये कब की बात है। अगर आपने लिखा होगा 2012 तो आपका बिल्कुल ठीक है। पोक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया और फिर इसमें संशोधन देखने को मिला 2019 में। संशोधन 2019 में जब हुआ, फिर इसके बाद 16 अगस्त 2019 को ये संशोधन जो था वो प्रभावी हुआ। आपको इस एक्ट के नाम से ही पता चल रहा है, बाल यौन, बाल यानी कि बालक, बालक जो भी 18 वर्ष से कम है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसे बालक की कैटेगरी में रखा गया है। अगर उसके साथ इस प्रकार का कोई भी अपराध होता है तो उसके संरक्षण के लिए ये अधिनियम बनाया गया। इसमें अलग अलग प्रकार की सजाएं शामिल हैं। जैसे हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसकी धारा 3 में क्या कहा गया है? पेंट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। इसमें 10 वर्ष से लेकर यह हो सकता है कि 20 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है, अगर कोई बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, और इसी प्रकार जब हम बात करते हैं धारा 5, इसमें भी क्या कहा गया है? एग्रीवेटेड पेंट्रीव सेक्सुअल असोल्ट, यानी कि अगर बच्चे के संरक्षण और देखभाल की जो जिम्मेदारी है किसी परिवार के सदस्य की है और वो परिवार का सदस्य उसके साथ इस प्रकार की कोई भी कुकृति करता है तो उसे धारा 6 के तहत 20 साल से कम तक सजा नहीं होगी। उसी प्रकार से फिर धारा 7 में भी बताया गया है सेक्सुअल असोल्ट के बारे में। और इसके अलावा जैसे आजकल ये मोबाइल का जमाना है, अगर कोई किसी प्रकार की पिक्चर्स क्लिक करता है या जानबूझकर किसी को इस प्रकार की मूवीज दिखाता है तो भी उस पर कार्रवाई होती है धारा 11 के तहत। तो इस प्रकार अलग अलग धाराएं बनी हुई है बच्चों को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये तो चलो हम इस केस में तो देख रहे हैं 17 वर्ष की लड़की है,
इसे तो समझ भी है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके साथ भी इस प्रकार की कुकृतियां देखने को मिलती है। तो इसी वजह से बच्चों को हमें बैड टच और गुड टच के बारे में बताना चाहिए, यानी कि पेरेंटिंग हमें अच्छे तरीके से करनी भी चाहिए। चलिए, अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में चलते हैं। तीसरी न्यूज, कुवैत फायर। आप सभी को पता है कुवैत एक देश का नाम है, वहां पर अभी आग लग गई थी जिसमें हमारे भारत के 45 लोग मारे गए। इंडियन एयर फोर्स स्पेशल एयरक्राफ्ट कैरिंग मोर्टल रिमेन्स ऑफ 45 इंडियन विक्टिम्स लैंड्स इन कोची। तो इसी में जो हमारे भारत का ये एयरक्राफ्ट है वहां से शवों को लेकर पहुंच चुका है कोची में। केरल केरल गवर्नमेंट हैज अरेंज्ड फॉर एम्बुलेंस अहेड ऑफ अराइवल ऑफ मोर्टल रिमेन्स ऑफ द विक्टिम ऑफ कुवैत फायर। तो उसमें जितने भी पीड़ित थे, जिनके शव हैं, उन सभी शवों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस मंगवा ली गई है। ठीक है, तो ये 14 जून को यहाँ पर कोची में पहुंचा है उन शवों को लेकर। ये देखिए, भारतीय वायुसेना का विमान है। कोची के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका वनडे एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था। कोची जहां पर ये विमान उतरा है भारत में, ये कोची भारत के रिक्त स्थान तट पर स्थित है। तो आप बताएंगे, जैसे हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, ये है आपकी पूर्व, ये है आपकी पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो जब हम मैप बनाते हैं अपने केरल का, है ना, इस प्रकार ये केरल का मैप मान के चलिए, तो केरल के कौन सी डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, दक्षिणी पश्चिमी। अगर आपने इसमें डी ऑप्शन टिक किया होगा तो बहुत बढ़िया है, अति उत्तम। यहां पर आप मैप भी देख सकते हैं, ये रहा कोची, कोची जिसे हम कोचीन के नाम से भी जानते हैं, कोचिन। और ये बंदरगाह के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, बंदरगाह। अब जब हम बात करते हैं इस केरल की, तो ये रहा, यहां से अगर आप मैप देखेंगे तो ये आपका केरल का ही मैप है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता देंगे कुवैत के बारे में, जिस देश में ये आग लगी है। कुवैत की राजधानी क्या है? बहुत सा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कुवैत, अगर आपने लिखा होगा डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। और जब हम इस कुवैत की मुद्रा के बारे में बात करते हैं तो कुवैती दिनार आपने जरूर नाम सुना होगा, कुवैती दिनार। ठीक है, और इसी प्रकार से जब हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, ये कुवैत कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 17,818 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये कुवैत। और जब हम बात कर रहे होते हैं मस्कत की, तो ये मस्कत कौन से देश की राजधानी है? तो ये ओमान की राजधानी है, ओमान। ओमान का नाम भी आपने सुना होगा, ये एक देश का नाम है जो कि 3,09,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस ओमान की अगर हम मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा का नाम है ओमानी रियाल। ठीक है, वहीं जब हम ताशकंद की बात करें तो ताशकंद कहाँ की राजधानी का नाम है? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है। आपको इतिहास पढ़ते समय ताशकंद समझौते के बारे में पढ़ने को मिला होगा। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इसी ताशकंद समझौते के बाद में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आज तक नहीं पता चल पाया कि किस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो उज्बेकिस्तान है, कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, आज ये अलग एक देश है। 4,47,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये देश। और इस उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? सोम। जब हम बात करें बिश्केक के बारे में, तो ये बिश्केक कौन से देश की राजधानी है? तो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। ये किर्गिस्तान 1,98,500
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब हम इसकी राजधानी की बात करें, सॉरी, इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी भी मुद्रा का नाम सोम है। ठीक है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की आधिकारिक मुद्रा का नाम सोम ही है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब हम इस कुवैत के बारे में बात करें तो ये कुवैत जो है ये यूएन का सदस्य भी है। यूएन की सदस्यता इसने कब ग्रहण की थी? 14 मई 1963 को ये यूएन का सदस्य बना। इसकी राजधानी का नाम कुवैत सिटी, और ये रहा कुवैत का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चित्रों को आप देखते चलेंगे तो आपको चीजें कवर होती चली जाएंगी। ये आपको पीडीएफ कक्षा में मिल ही जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करना है एडुरोहित 24, और एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। और अगर आपको इस कक्षा का ये पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे, और इस कक्षा को भी शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए आए हैं तो बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन इस कक्षा की मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज क्या खास है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं। तो जैसे हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के दिन की कवर करें तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें कवर कर लेते हैं। 1908 की बात है। 15 जून 1908 में क्या हुआ था? कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई आज ही के दिन। ठीक है, और आप सभी को पता है एक संगठन जो 1997 में बनाया गया था 15 जून के दिन, उसका नाम है D8, है ना, D8। और ये कहां बनाया गया था? इस्तांबुल में। इस्तांबुल में कितने मुस्लिम कंट्री इकट्ठे हुए थे यहां पर? तो 8 मुस्लिम देश इस्तांबुल में इकट्ठे हुए। उन्होंने इकट्ठे होकर एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया D8 का, और ये 1997 की बात है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और 2006 की बात करें इसी दिन, तो भारत और चीन ने अपना पुराना सिल्क रूट खोलने का भी निर्णय किया था इसी दिन। तो अब हम कुछ खास बातें कवर करेंगे आज के दिन, जिनकी जयंती है, जिनका जन्मदिन है, उनके बारे में बातें करेंगे। फिर हम उनके बारे में बातें करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम जन्मदिन के बारे में बातें कवर करेंगे। अभी हाल ही में चर्चा में रही थी ये मिनिका, सॉरी, मनिका, मनिका बन्ना इनका नाम है। ये एक भारतीय एथलीट हैं। और कौन से खेल को खेलती हैं? हालांकि आपको फोटो में ही क्लियर हो गया होगा, ये टेबल टेनिस खेलती हैं। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 15 जून 1995 को, नई दिल्ली, भारत में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत। तो वहां पर ये जन्मी। टेबल टेनिस इनका मुख्य खेल है। भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी। अब आपको इनके बारे में एक क्वेश्चन बताना है। अभी थोड़े ही दिन पहले, एक हफ्ते पहले चर्चा में रही थी ये। जल्दी से आपको ये बताना है कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। मनिका बन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनिका बन्ना का जन्म 15 जून 1995 को नई दिल्ली, भारत में हुआ। आप कहेंगे जी हां, बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत के लिए स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और भारत का नाम रोशन किया। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में, ठीक है, गोल्ड कोस्ट में इन्होंने हलचल मचा दी थी उस समय। तीसरा पॉइंट देखो, मनिका बन्ना को वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। मेजर ध्यानचंद ये एक खिलाड़ी थे हमारे भारत के, बेहतरीन हॉकी के खिलाड़ी। तो ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसे
राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। इस पुरस्कार का पुराना नाम ये रहा, ठीक है। और अभी इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हुए थे, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं कर पाई थी मनिका बन्ना। चलो कोई बात नहीं, हमारे भारत की स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, हमारे भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। इनके बारे में जो सारी बातें लिखी हुई हैं वो ठीक लिखी हुई हैं, अति उत्तम। जिन्होंने लिखा होगा उपरोक्त सभी उनका बिल्कुल ठीक है। जब आपसे ये पूछा जाए कि अभी जो राष्ट्रमंडल के खेल 2026 में होंगे वो कहां पर होंगे, आप कमेंट में बताएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां पर होने वाले हैं, कमेंट में आपको बताना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आज इनका भी जन्मदिन है, इनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, आपने ये नाम बखूबी सुना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय में भी ये हमारे केंद्रीय मंत्री रहे थे। और अब भी इनको क्या है, कार्यभार सौंप दिया गया है। इनका पूरा नाम क्या है, गंगापुरम किशन रेड्डी। आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, लोकसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुआ है 18वीं लोकसभा के गठन के लिए, उसमें भी इन्होंने बाजी मारी है। 15 जून 1964 को इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जब आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ तो ये क्या था, अविभाजित था। अब तो आपको पता है आंध्र प्रदेश के दो भाग हो गए 2014 में। 2014 में तेलंगाना भी तो अलग हो गया था, ठीक है। तो अब इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा है वो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 में जी किशन रेड्डी ने कहां से जीत हासिल की, आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा सिकंदराबाद तो आपका बिल्कुल ठीक है। सिकंदराबाद कहां पर है, तेलंगाना में है। मैंने अभी क्या बताया, इनका जन्म जब हुआ तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन अब क्या है, ये तेलंगाना सीट से लोकसभा चुनाव में उतरे थे और इन्होंने जीत हासिल की। और जब हम बाकी पॉइंट्स के बारे में बातें करें तो यहां गांधीनगर की बात करते हैं। गांधीनगर से कौन जीते हैं, गांधीनगर है कहां पर, तो ये गुजरात में है। अमित शाह जो हैं अभी हमारे गृह मंत्री बने हैं दूसरी बार, तो इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है यहां पर। लखनऊ, ये कहां पर है, लखनऊ ये आपका है गुजरात में, सॉरी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से किसने जीत हासिल की है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये राजनाथ सिंह दूसरी बार लगातार रक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है। और ये दोनों ही बीजेपी पार्टी के हैं। और जब हम बात करें जी किशन रेड्डी के बारे में, ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। आपको इनकी फोटो से ही पता लग गया होगा, यहां पर देखिए। तो जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, सिरसा, ये सिरसा कहां है, तो ये हरियाणा का लोकसभा क्षेत्र है। यहां से कुमारी सैलजा ने जीत हासिल की है, कुमारी सैलजा। और ये कुमारी सैलजा कौन सी पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जब हम जी किशन रेड्डी के आंकड़ों की बात करें, जिन्होंने सिकंदराबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनको 45.1% वोट मिले और इनकी जीत हुई इसमें। जब आपसे इनके बारे में पूछा जाए तो इनको यूनिसेफ ने एक उपाधि प्रदान की थी, चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेचर। तो ये उपाधि इनको यूनिसेफ के द्वारा दी गई थी।
और इनकी एक पुस्तक भी है सीमा पार आतंकवाद। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के ये एक राजनीतिज्ञ हैं। और जब हम बात करें 2021 के आसपास, तो इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। जब आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की सरकार का नेतृत्व तीसरी बार करना शुरू किया है, यानी कि मोदी 3.0 कैबिनेट, तो उस कैबिनेट में इनकी क्या जगह है अब? तो पिछले कार्यकाल में तो थे ही ये, मैंने आपको बताया, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे, संस्कृति मंत्री रहे। लेकिन अब जो चुनाव हुए हैं 18वीं लोकसभा के गठन के बाद, इनको कौन सा कैबिनेट मिला है? आप एक बार कमेंट में बताएंगे जल्दी से। अगर आपने बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है। पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गया ये, यहां पर देख सकते हैं, श्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय का कार्यभार संभाला। यहां पर आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, इन फोटोज में ये कार्यभार संभाले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जो है 13 जून के आसपास ये पीआईबी ने प्रकाशित की थी। और इनसे पहले केंद्रीय कोयला और खान संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? प्रहलाद जोशी। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रहलाद जोशी का स्थान लिया है। और अब ये रहेंगे केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आज इनका भी जन्मदिन है। इनका चेहरा आपने बखूबी देखा है। इनका नाम है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता। इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, 15 जून 1937 को। आजादी से पहले की बात है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, अहमदनगर के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। उससे पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। आम आदमी को इन्होंने इस आंदोलन में शामिल करवाया। और इनका वास्तविक नाम क्या है? और इन्हीं आंदोलन के परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, जिसे हम आप कहते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो अभी जेल में है ना, अरविंद केजरीवाल। तो इन्हीं का साथ पाकर ये पार्टी बनी थी। इनका वास्तविक नाम है किशन बापट बाबूराव हजारे। तो अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपका बिल्कुल ठीक है। इनको 1990 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। और फिर 2 साल बाद में इनको हमारे भारत का तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान दिया गया, जिसे हम पद्म भूषण कह देते हैं। और उससे पहले भी इनको एक पुरस्कार मिला था 1986 में, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, और भी इनको कई पुरस्कार मिले। और लोग इनको किस नाम से जानते हैं? बेसिकली अन्ना। ठीक है, तो ये आपको पता है, अन्ना शब्द महाराष्ट्र के एरिया में बड़ा यूज होता है। आपको अगर वहां पर जाने का मौका नहीं मिला तो आपने मूवीज में तो ऐसा जरूर देखा होगा। ठीक है, तो खादी की ये टोपी पहनते हैं। महात्मा गांधी जिस प्रकार से एक अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, कुछ कुछ ये उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करते ही हैं। और जब हम 1962 की भारत और चीन की लड़ाई की बात करते हैं, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। उस समय कई युवा शहीद हुए थे। और उस समय भारत सरकार द्वारा युवाओं से सेना में शामिल होने का आग्रह किया गया था। उसी समय ये जो है अपनी फौज में भर्ती हुई थी। 1963 के आसपास की बात है। और इनकी पहली पोस्टिंग मराठा रेजिमेंट में बतौर ड्राइवर हुई थी, पंजाब में। ठीक है,
तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, तो उसमें भी क्या है, ये सम्मिलित थे, खेमकरण सेक्टर पर इनकी पोस्टिंग थी उस समय। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज जिनकी जयंती है उनके बारे में। इनका नाम आपने सुना है बहुत बार जब आप इतिहास कवर करते हैं। तारकनाथ दास इनका नाम है, एक भारतीय वीर क्रांतिकारी हुए, क्रांतिकारी। इनका जन्म 15 जून 1884 को हुआ था, उस समय के तत्कालीन बंगाल में। और 22 दिसंबर 1958 को इनकी मृत्यु हुई अमेरिका में। इन्होंने अमेरिका में जाकर क्रांतिकारी विचारों को फैलाया था। ठीक है, तो अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे। सिंपल सा है, हालांकि मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन दिया है, अभी आप बता ही देंगे, सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं इसमें कुछ भी। मैंने कहा इनकी मृत्यु कहां पे हुई, अमेरिका में। अमेरिका में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आपने श्री नारायण मल्हार जोशी का नाम बखूबी सुना है। इन्होंने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की, तो नाम लिख देना दादा भाई नौरोजी का, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही 1851 में एक और स्थापना की थी जिसे हम कह देते हैं रहनुमाई माजदायन सभा। तो रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना करने वाले कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी का नाम आप लिख देना। ठीक है, और आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है लाला हरदयाल का नाम। ये बात है 1913 की, जब लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इस गदर पार्टी की स्थापना करने में इनके सहयोगी रहे थे काशीराम सोन सिंह भाकना। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई, सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं तारकनाथ दास के बारे में, इन पर अमेरिका में मुकदमा भी चला था, क्योंकि अमेरिका में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, अभी मैंने आपको बताया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो अमेरिका में मुकदमा चला और इनको फिर क्या हुई थी, सजा हो गई, इनको कैदी बना दिया गया। कहा जाता है कि अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चित्तरंजन दास इनके खास मित्र थे। तो वो आप पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए जी, तो आज इन जैसे महान क्रांतिकारियों का मतलब जयंती है, तो हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका नाम आपने बखूबी सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं शिव दयाल साहब के बारे में। जब आप इतिहास को कवर करते हैं ना, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर का आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है एक अलग से। तो उस आर्ट एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शिव दयाल साहब। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था तुलसीराम। तुलसीराम। इनका जन्म 24 अगस्त 1818 को हुआ। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 15 जून 1878 में। इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी, एक गद्य में और एक छंद में। ठीक है, तो अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे।
शिवदयाल साहब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। शिवदयाल साहब का जन्म 24 अगस्त 1818 को उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित पन्नी गली में हुआ। तो आप कहेंगे जी हाँ, ठीक लिखा हुआ है। शिवदयाल साहब के द्वारा सिखाई गई यौगिक पद्धति को सूरत शब्द योग के नाम से जाना जाता है। तो यह बात भी बिल्कुल ठीक है। शिवदयाल साहब दीक्षित हिंदू संप्रदाय राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। आपको पता है राधा स्वामी सत्संग होती ही है, आपने ये राधा स्वामी का नाम जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ये उस सत्संग के संस्थापक कहे जाते हैं, यहीं से शुरुआत हुई थी। इस राधा स्वामी की जब हम बात करते हैं तो इनके अनुयायियों में हिंदू समाज के लोग भी आते हैं और सिख समाज के लोग भी आते हैं, ठीक है ना। और कहा जाता है कि 1861 के आसपास इन्होंने संत सदगुरु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया था। तो इनके बारे में सारे पॉइंट जो हैं वो ठीक लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपने बताया है तो जन्माष्टमी के दिन जन्मे थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ बिंदु हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिंदू जो पद्धति है उससे निकलकर कोई भी, चाहे हम बात करें किसी ने कुछ अलग करने का प्रयास किया हो, तो वो सांस्कृतिक रूप से थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है उसमें, जो आपको ध्यान में रखना भी चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भारती। प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भारती, आज इनका क्या है? पुण्यतिथि का दिन है। इनका जन्म 21 दिसंबर 1921 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 15 जून 2017 को नई दिल्ली में। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। और किसके लिए ये प्रसिद्ध रहे? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। हमारी इस कक्षा की शुरुआत भी तो सुप्रीम कोर्ट से ही हुई थी, है ना। तो खत्म भी सुप्रीम कोर्ट से ही होने वाली है। तो प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सत्य हैं। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा उपरोक्त सभी तो आपका बिल्कुल ठीक है। प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। जब हम इस सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर कोई न्यायाधीश ये चाहता है कि वो त्याग पत्र दे दे, तो फिर वो त्याग पत्र देने वाला जो एक पत्र होता है वो किसको सौंपेगा? तो वो राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि अगर करनी हो तो इसकी शक्तियां किसके पास हैं? संसद के पास हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। प्रफुल्ल चंद भगवती का भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या है? जनहित याचिका, यानी कि PIL। तो जनहित याचिका आपने अभी मैंने बताया था, कुछ लोगों ने उस नीट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए याचिकाएं लगाई है। उसी याचिका को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस भेजा। तो ये जो याचिका है जो जनता के हित में है और याचिका लगाकर वो इसका निपटारा चाह सकते हैं, तो ये इनका बड़ा योगदान रहा है इसको आगे लाने में। प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है ना। ताजमहल के संरक्षण को लेकर शहरों की सफाई तक जितने भी मतलब कई बहुत सारे मुद्दे थे, इन्होंने ऐतिहासिक फैसले सुनाए। मूल रूप से कहां से थे? ये गुजरात से थे, ठीक है। और कहा जाता है कि इन्होंने गुजरात के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे और भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी
मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी मैंने क्या बताया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि मैंने आपको हिंट दे दिया है कि 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो क्या आप ये बता सकते हैं इनकी नियुक्ति कौन से राष्ट्रपति ने की थी, यानी कि उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप ये कमेंट में बताना, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? एक सेकंड, ये थोड़ा टाइप गलत हो गया। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने सही बता पाते हैं। तो हमारी ये कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करना और आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कितने आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कह दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास, डेली ऐतिहासिक क्लास उनको मिलती रहे। दो भाग होते हैं हमारी इस कक्षा के, करंट अफेयर्स का भाग होता है, दूसरा भाग ऐतिहासिक घटनाओं का होता है, जिसमें आपका मोस्टली इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट कवर हो ही जाते हैं। ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एड्यूरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।